नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है तैयारी विद राहुल। दोस्तों, हम इतिहास विषय के बारे में जानेंगे इस चैनल पे। इसके बाद आपको मैं मैथ भी कराऊंगा, लेकिन शुरुआत हम लोग इतिहास विषय करेंगे। दोस्तों, इतिहास शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको सिर्फ रटा जाता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये एक रटने वाला विषय है। दोस्तों, इतिहास विषय जो है, इतिहास का जो आपको बताऊं मैं कि अर्थ क्या होता है, चाहे आप लोग को जो उनमें धारणीयता है कि इतिहास बीती हुई बातों का अध्ययन इतिहास कहलाता है, तो दोस्तों वो तो आप सही बात कहते हैं, लेकिन बीती हुई बातें किस प्रकार के? बीती हुई बातें क्रमिक रूप से मेरा तात्पर्य क्या है, जो घटना पहले हुई है उसके बाद वाली घटना, उसके बाद वाली घटना, इन सभी घटनाओं का एक निर्धारित क्रम के रूप में जो अध्ययन कहलाता है वही इतिहास है दोस्तों। तो भारतीय इतिहास को दोस्तों अध्ययन की सुविधा से हम 3 भागों में बांटते हैं। एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत। एक और भी चीज़ है कि आज़ादी के बाद का भारत दोस्तों, जो कि 1947 के बाद से हम बीते हुए पिछले 6 महीने तक को भी इतिहास में काउंट कर लेते हैं। ऐसे तो बीता हुआ जो भी समय है वो इतिहास कहलाता है, लेकिन हम अधिकतर तौर पे 6 महीने तक मान करते हैं। दोस्तों, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे PCS हो, चाहे ग्रुप डी, ग्रुप सी, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आपके लिए ये वीडियोज़ मेरे बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो कृपया करके जो अगर मैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत दोस्तों, प्राचीन भारत की शुरुआत, आधुनिक मानव की शुरुआत पाषाण काल से होती है। पाषाण काल में भी नव पाषाण काल से विकसित भारत की शुरुआत होती है, या विकसित मानव की समाज की शुरुआत होती है दोस्तों। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों 2500 BC से 1750 BC तक माना जाता है। ये BC का मतलब क्या है दोस्तों? BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। इसका मैं आपको बताऊं दोस्तों, सिंपल सी बात, आज कौन सा समय है? आज 2020 चल रहा है। तो पहली सदी से भी ये जो चीज़ें हैं ये 2500 साल पहले शुरू हुई थी, यानी कि 2020 में हम सिंपल सा 2500 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4520 हजार साल पहले, 4520 हजार साल पहले दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है, और इसका अंत 1750 BC, यानी कि 2020 में हम 1750 को जोड़ देते हैं। 3770 वर्ष पूर्व ये क्या हुआ? इसका पतन हो गया दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद शुरुआत होती है। इसका जो पतन हुआ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसका पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। इसके बाद भारत में वैदिक काल की शुरुआत होती है। वैदिक काल दोस्तों, वैदिक काल को भी 2 चरणों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की शुरुआत माना जाता है 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक। आपको मैंने बताया था BC के बारे में अभी। इसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर 650 BC तक। अब दोस्तों बात करते हैं ऋग वैदिक काल की। ऋग वैदिक काल में जो जनजीवन था, लोगों का जीवन, जो समाज था, वो कबीलाई समाज था। कबीलाई समाज का अर्थ होता है ऐसा समाज जो घुमंतु किस्म का होता है, जो पशुओं पर आधारित था उस समय। और पशुओं के लिए जाहिर सी बात है दोस्तों, पशुओं के लिए क्या चाहिए? चारागाह चाहिए, जहाँ पशु चरण कर सकें। और इन्हीं चारागाहों के लिए कबीलाओं में लड़ाई भी हुआ करता था पहले। समय के साथ साथ 1000 BC के आसपास अतरंजी खेड़ा में दोस्तों लोहे का आविष्कार हुआ,
और जब लोहे का आविष्कार कहिए या लोहे की खोज कहिए, दोस्तों लोहे की खोज हुई अतरंजी खेड़ा में। जब दोस्तों लोहे की खोज हुई अतरंजी खेड़ा में तो कृषि क्षेत्र में एक अलग ही विकास देखने को मिला। हल बन गया लोहे का, और जब लोहे का हल बन गया तो जुताई शुरू हो गई लोहे की हल से, और जब जुताई शुरू हो गई जो खेत है वहाँ पे अधिक अनाज पैदा होने लगा। और जब अधिक अनाज पैदा होने लगा, ये बात अब उत्तर वैदिक काल की हो रही दोस्तों, जब अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा तो लोगों के पास खाने से ज़्यादा वो लोग संचय करने लगे अनाज का। जब अनाज का संचय होने लगा तो जो राजा थे उत्तर वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल के जो राजा थे दोस्तों, वो अब अधिक मात्रा में कर लेने लगे लोगों से कर किस रूप में? अनाज के रूप में। जब राजा के पास कर आने लगा, ये बात हम आज से भी रिलेट कर सकते हैं। जब सरकार हमारी मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने नागरिकों के लिए भी दोस्तों काम करती है सरकार, और विशेष तरह की छूट भी देती है। वही चीज़ उस समय भी था। जब राजा मजबूत हुआ, जब राजा के पास अपना अनाज उत्पन्न हो गया, राजा के पास अनाज कर के रूप में आने लगा दोस्तों, तो राजा ने अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जो कि इन अनाज का देख रेख करते थे। और इसी समय पुरोहित वर्ग बहुत ही चरम पे पहुंच गया। जो कर्मकांड की बात करते हैं दोस्तों हम, और आपको ये पता होगा कि जो वेद है अपने चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, दोस्तों सिर्फ ऋग्वेद ही जो ऐसा वेद है जो कि ऋग्वैदिक काल में हुआ है। बाकी शेष 3 जो वेद हैं हमारे, वो उत्तर वैदिक काल में रचना हुई है उनकी। और उत्तर वैदिक काल में जो रचना हुई है दोस्तों, वो कारण है उसका, ये जो यजुर्वेद है हमारा, वो पूर्णतः कर्मकांड से संबंधित है। और यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम ज्यामिति का उल्लेख है। ज्यामिति यजुर्वेद में बताया गया है कि जो हवन कुंड है उसका साइज क्या होना चाहिए, जो कि 16 सूत्र में बताया गया है दोस्तों यजुर्वेद के। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि भारत के चाहे प्रथम इतिहास में ज्यामिति का उल्लेख किस जगह से मिलता है या किस वेद से मिलता है दोस्तों, तो उसका आंसर होगा यजुर्वेद के सर्वसूत्र से। तो हम बात करते हैं आगे। अब जब राजा मजबूत हो गए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो राजा होते हैं उनकी इच्छाएं प्रबल होती हैं, और इच्छाएं जो है वो बढ़ती जाती हैं। मनुष्य की सोच होती है, चाहे मनुष्य किसी काल में जन्म लिया हो। इस समय भी कुछ ऐसा ही था। जब राजा मजबूत हुए तो वो अपने राज्यों का राज्य की सीमाओं का दोस्तों क्या करने लगे, उसको बढ़ाने का प्रयास करने लगे। और यही बढ़ाते बढ़ाते 650 बीसी के आसपास हम पाते हैं कि देश में 16 महाजनपद का विवरण मिलता है दोस्तों। इस समय 16 महाजनपद, 1-2 नहीं, 16 प्रमुख शक्तियां थी इस समय भारत में। तो दोस्तों हम जान सकते हैं कि 16 महाजनपद जो शक्तियां थी वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित थी, ये मजबूत थी। और जो 16 जो महाजनपद था, ये कहीं ना कहीं ये वही क्षेत्र था दोस्तों जो कृषि क्षेत्र में बहुत मजबूत था और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। और कहीं ना कहीं ये ऐसे जगह पर स्थित थे जहाँ प्रमुख नदियाँ बहती थी दोस्तों। क्योंकि आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, जो हम आज के बाद वीडियो कराएंगे उसमें, कि नदियों का क्या रोल था, नदियाँ किस प्रकार से महत्वपूर्ण थी किसी भी काल में। क्योंकि उस समय आज की तरह हवाई जहाज़ नहीं हुआ करता दोस्तों, उस समय नाव ही था और नौकायान ही जो था वही सब कुछ था। तो दोस्तों हम अब बात करते हैं आगे। जब कर्मकांड अपने चरम पे था दोस्तों 650 बीसी के आसपास, तो इसके लिए भारत में उस समय 2 धर्मों का आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन से तात्पर्य क्या है, जो 2 धर्मों का उदय हुआ दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि 2 धर्मों का उदय हुआ। वो 2 धर्म थे हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करते हैं
जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध, और जैन धर्म का दोस्तों जो है, एक मिनट दोस्तों, और जो जैन धर्म है वो महावीर स्वामी की तरफ से। इसके बाद चर्चा आती है मगध साम्राज्य की दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु के बारे में, हर्यक वंश, नंद वंश के बारे में। और नंद वंश को पतन के बाद दोस्तों शुरू होता है मौर्य काल। और मौर्य साम्राज्य दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि मौर्य काल में ही चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके मंत्री कौन थे दोस्तों? विष्णुगुप्त, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। चाणक्य, इनकी नीतियां दोस्तों बहुत ही अहम होती रही हैं हमारे लिए। फिर दोस्तों हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के बाद दोस्तों मौर्योत्तर काल की शुरुआत होती है, जिसमें हम पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश दोस्तों सोने के सिक्कों के लिए बहुत ही माना जाता है कुषाण वंश को। फिर सातवाहन काल भी था इसी में। फिर गुप्त काल दोस्तों, गुप्त काल श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसी में हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में भी, जो कि भारत का नेपोलियन भी कहलाया करता था एक समय। आप इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आपको मैं विवरण से बताऊंगा और आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे के लेक्चर्स में। फिर बात आती है दोस्तों गुप्तोत्तर काल की। गुप्तोत्तर काल दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे वर्धन वंश के बारे में, जो कि हर्षवर्धन, आप जानते होंगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन दोस्तों वही था जो कि कन्नौज का राजा हुआ करता था। और कन्नौज पे हर्षवर्धन के पतन के बाद दोस्तों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, 3 ऐसे वंश थे दोस्तों जो इस कन्नौज के लिए लड़े थे। और ऐसा लड़े थे कि देखने वाले देखते रह गए थे। ये 200 वर्षों तक लड़े थे दोस्तों। और आपको हम बताएंगे कि इसमें जीत तीनों में से किसकी हुई, लेकिन आपको इसके लिए रुकना पड़ेगा, आपको आज पता नहीं चलेगा दोस्तों। फिर हम आपको आगे के लेक्चर्स में बताएंगे कि आखिर भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो किन कारणों से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।